गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लोक प्रशासन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने अपना जो अध्याय शुरू किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय, उसके अंदर हमने निबंधात्मक प्रश्न 1 की शुरुआत की है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, जिसमें हमने अध्ययन किया था सर्वोच्च न्यायालय की रचना, योग्यताएं, न्यायाधीशों की अवधि, न्यायाधीशों को पद से हटाना, वेतन एवं भत्ते और सर्वोच्च न्यायालय का स्थान के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय का अक्षेत्राधिकार या अथवा शक्तियाँ। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत ही विस्तृत है, जिनका अध्ययन निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है। सबसे पहले आरंभिक क्षेत्राधिकार है। पहले हम लिखेंगे कि आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। आरंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ वे मुकदमे जो सर्वोच्च न्यायालय के पास सीधे ही लाए जा सकते हैं, उन्हें इससे पहले किसी अन्य न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मामले इस प्रकार से हैं। आगे जो इसने लिखा है ये आपको नहीं लिखना है। आप क्या लिखोगे? मामले, पहला जो मामला आप लिखोगे वो है केंद्र सरकार, वो है राज्य सरकार के बीच विवाद या झगड़ा। दूसरा मामला होगा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच आपसी विवाद झगड़े, जैसे सीमा विवाद है, जल विवाद है। तो ये ऐसे विवाद हैं या ऐसे मुद्दे हैं जिनको सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाया जाता है। इसके बाद आता आपका सेकंड है अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है अपील करना किसके प्रति? निचले जो न्यायालय है, यानी उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। तो वो मामले क्या हैं? सर्वोच्च न्यायालय के इस क्षेत्राधिकार में ऐसे मुकदमे आते हैं जिनका आरंभ निचले न्यायालयों में होता है, परंतु उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, संविधानिक अनुच्छेद 132 के अंतर्गत यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमे में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उलझा हुआ है, तो उस मुकदमे में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। या ये कह सकते हैं यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित विषय संविधान की व्याख्या से है, तो ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो आप यदि ये नहीं लिखना चाहते ये लाइन, तो सीधे यहाँ से लिखना, उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमे में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उलझा हुआ है, तो उस मुकदमे में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अब आता दीवानी जिसका संबंध धन से है, यानी जो धन संबंधी मामले हैं, यानी कितना है, जो 20,000 या इससे अधिक की संपत्ति के जो मामले हैं, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में उनके विरुद्ध अपील की जा सकती है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय में किसी उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है जिसमें झगड़े की राशि कम से कम 20,000 रुपये या इस मूल्य की या इससे अधिक मूल्य की संपत्ति हो। इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं फौजदारी मामले, यानी जिनका संबंध लड़ाई झगड़ों से है या जिसके अंतर्गत व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी गई हो। तो फौजदारी मामले कौन से हैं? फौजदारी मुकदमों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध निम्नलिखित विषयों से संबंधित निर्णयों की सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। या ये लिख सकते हैं फौजदारी मुकदमों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, यदि उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की रिहाई के फैसले को बदल दिया गया हो या उसे मृत्युदंड दे दिया गया हो।
यहाँ तक। उसके बाद दूसरा, अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य है, तब भी अपील की जा सकती है। अब इसके बाद आता है नंबर 3, अपने निर्णय के पुनर्निरीक्षण का अधिकार। पुनर्निरीक्षण का मतलब होता है दोबारा से निरीक्षण करना। यानी कई बार होता है कि सर्वोच्च न्यायालय कोई भी डिसीजन दे देता है, तब किस प्रकार के हालात हैं, यदि समय बदला तो हालात भी बदल जाते हैं, तो उसी निर्णय को, उसी अपने डिसीजन को दोबारा से सर्वोच्च न्यायालय बदल भी सकता है। तो वो ये करता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो एक एग्जाम्पल भी दिया इसने, उदाहरण के रूप में सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य नामक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन फिर क्या हो गया, सन 1968 में नाम बदल गया, गोलकनाथ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो ये एक आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो पुनर्निरीक्षण का मतलब होता है अपने ही निर्णय में को दोबारा से निरीक्षण करना। तो यहाँ पर सज्जन कुमार बनाम राजस्थान सरकार था, और जो दूसरा मामला था वो था गोलकनाथ के मुकदमे में। तो मुकदमा एक था लेकिन डिसीजन अलग अलग थे। अब आता है आपका अभिलेख न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय माना जाता है। इसकी सभी कार्रवाइयाँ एवं निर्णय प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसके अनुसार समस्त न्यायालयों को निर्णय के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, या समस्त देश के जितने भी न्यायालय हैं वो उसी के अनुसार निर्णय लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग निर्णय करते हैं। अब मुकदमों को स्थानांतरित करने की शक्ति। कई बार ये देखा जाता है कि मुकदमे, कई सर्वोच्च न्यायालय को ये महसूस होता है कि संबंधित जो मुकदमा है वो उसमें काफ़ी देरी हो चुकी है। तो ऐसे मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, वो कर सकता है कि उस मुकदमे को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकता है, या वह अपने पास भी उस मुकदमे को मंगवा सकता है। तो ये क्या लिखा है इसमें, वर्ष 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 139A जोड़ दिया गया। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र एवं निष्पक्ष न्याय दिलवाने के लक्ष्य से किसी भी मुकदमे को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। यहाँ तक लिख दोगे। इसके बाद आता है आपका नंबर 6 पॉइंट, और इसका लास्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालयों की कार्रवाई तथा कार्यविधि को नियमित करने के नियमों का निर्माण करने की शक्ति। तो यहाँ पर एज इट इज जो कहते हैं पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बात जोड़नी, संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालयों की कार्रवाई तथा कार्यविधि को नियमित करने के लिए नियमों का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट होता है वो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा भी था कि सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका। तीनों स्वतंत्र संस्थाएं हैं, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और भी मजबूत है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, कोई भी नेता, राजनेता, इनके या सरकार का कोई भी व्यक्ति या सरकार इसके द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो देश की सबसे उच्च संस्था है, जिसके विरुद्ध कोई भी इसके द्वारा लिए गए डिसीजन या निर्णय के विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। तो आपका ये क्वेश्चन था, सर्वोच्च न्यायालय की रचना या संगठन या गठन, उसके अधिकार क्षेत्र, शक्ति और उसकी स्थिति। तो आप इसको अकॉर्डिंग, इसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये फॉर एग्जाम्पल यदि अमेरिका का एग्जाम्पल दे, इसको इस प्रकार से लिखने की आवश्यकता नहीं। अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, अपनी इच्छा अनुसार इसमें आप परिवर्तन कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।